नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो मुल्की तवानाई पॉलिसी है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी सी टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालिक भी बात हो जाए। लेकिन तवानाई पॉलिसी के मुतालिक बात की जाए तो हमेशा से ही मैं ये कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा भी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना एनर्जी मिक्स चेंज भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत हैं या एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। माजी के अंदर इसकी डायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म की रही हैं, उसको हल करना निस्बतन आसान रहा है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन स्टेक होल्डर्स यानी बुनियादी तौर पे हुकूमत इटसेल्फ वो पहले गर्दिशी कर्ज़े की भी ज़िम्मेदार रहीं, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस निकाले गए, समटाइम्स दे वर्कड एंड समटाइम्स दे डिड नॉट वर्क। ऑन दी अदर हैंड हमारे ऊपर एक कंपल्शन ये भी है कि माजी में भी और फिर उसके बाद भी बहुत मरतबा कुछ ऐसी डील्स की गई एनर्जी के शोबे के अंदर जिसकी वजह से हाथ बंद गए, उनको रीनिगोशिएट होना था। लेकिन ज़ाहिरी बात है अब जिस तरह की हिजानी कैफियत के अंदर हम फंसे हुए हैं, अभी इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, और अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है जहाँ पर राइट नाउ वी हैव अ फायर एंड वी आर फायर फाइटिंग। और पहले तो वी हैव टू समहाउ एक्सटिंग्विश द एग्जिस्टिंग फायर, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। उसमें प्राइमरी इश्यूज़ जो हैं, डॉलर की कदर के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो जाना, तिजारती खसारे में इजाफ़ा, मौजूदा खसारा यानी करंट अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाना। अभी क्या है कि स्लिप शॉट और स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स की जा रही हैं ताकि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि ये जो एटलीस्ट आग लगी हुई है ये फैले ना, इसको रोक लें। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब आसिफ इनाम साहब चेयरमैन हैं SR एप्टमा यानी सदर्न रीजन के एप्टमा के, और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी जो गहरी गिरफ्त रखते हैं। एनर्जी के शोबे के ऊपर बारहा हमारे प्रोग्रामों में आते रहे हैं, और आई थिंक आई हैव बीन डूइंग ए शो विद हिम और शोज़ विद हिम फॉर मोर देन ए डेकेड। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू सर, इन तमाम चीज़ों को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, तो ऑब्वियसली वी हैव टू हैव ए सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। आपने भी हमेशा कोशिश की है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें प्रॉब्लम स्टेट करने के बाद, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी बात को बड़ा वज़न भी देते हैं, और आपकी बात की जो है एक बड़ी अहमियत है ताजर सनतकार बिरादरी के अंदर। बेसिकली तो आप एक सनतकार टेक्सटाइल के शोबे में, लेकिन आपकी बात का वज़न एनर्जी के शोबे में भी आता है, क्योंकि एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स बोथ इन टेक्सटाइल एंड ऑल अदर जिसे मैं कहूँगा इंडस्ट्रीज़। तो मैं चाहूँगा कि तफसीली तौर पर आप मसला और मसले के हल को बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसले तो ये डिकेड्स पुराने हैं कि आपने देखा होगा तरबेला मंगला और तरबेला एक्सटेंशन जो 86 में हुई थी, उसके बाद एक ही एक्सटेंशन हुई तरबेला में और कोई मेजर डैम नहीं बना, और तरबेला में भी ज़ाहिर बात है सिल्टिंग की वजह से उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि जी इस वक्त आधा पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ये IPPs वगैरह लगे थे इसके साथ साथ कम से कम 3-4 डैमों पे आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहता और वो हम कंप्लीट कर लेते, तो आज हमारा ना एनर्जी बिल होता ना कुछ होता, हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री होते। हमारा 50-60 हज़ार मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक अवेलेबल भी जब होती है जब हमें चाहिए होती है, मतलब गर्मियों में ही हमें चाहिए होती है, गर्मियों में ही हाइडल अवेलेबल होती है, सर्दियों में वो कम होती है, सर्दियों में हमारी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो हर लिहाज से आइडियल था। नेक्स्ट सोल्यूशन है ये विंड एनर्जी, उसकी थोड़ी रिलायबिलिटी कम होती है मगर कंपेयर टू हाइडल, तो बहरहाल अब उस पर तो काम हुआ, आपको पता है 18 सेंट से शुरू हुआ। अब तो लास्ट गवर्नमेंट ने तो जो 10-11 प्रोजेक्ट लगाए वो 4 सेंट के हैं, तो मेरे ख्याल में तो फ़ौरन 10-12-25 ऐसे प्रोजेक्ट्स और लॉन्च करने चाहिए ताकि कम से कम हमारा ये मिक्स कम हो। दूसरा अब ये है, जैसे अब आपने देखा कि कराची में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 लगे हैं 1100 मेगावाट के, ये एक बहुत बड़े नेमत है इस वक्त मौजूदा हालात में कि ये ऑपरेशनली ये ग्रिड का हिस्सा जी। एक 1100 तो बन गया है, मेरे ख्याल में 1100 बनने वाला है या बन चुका है। तो आप देखें कि इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल 7 सेंट का उसका हार्डली या 6 सेंट का टैरिफ है, वो भी 10 साल का पीरियड, 10 साल बाद वो फ्री हो जाएगी बिजली ऑलमोस्ट। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लगना तो मुल्क को और कौम को आगे बढ़ाते हैं, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सारी ज़िंदगी तेल ही पीता रहे या सारी ज़िंदगी गैस ही खाता रहे, तो वो मुल्क पे एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाए। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे भी हमें ज़ोर देना है। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जी एनर्जी एलोकेशन कि आप सारी गैस डोमेस्टिक में चूल्हों में जला देते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए छोड़ते ही नहीं,
पावर जनरेशन के लिए छोड़ते तो ही आपकी नहीं। देरीना ख्वाहिश तो पूरी कर दी RLNG से। नहीं, RLNG तो बहुत महंगी है और इम्पोर्ट होती है, और दूसरी बात यह है कि अब ये जो रशिया के बाद डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, तो उसके बाद अब देखिए जो एक बहुत बड़ा मसला है कि रशिया से जो गैस जाती है और जो ऑयल भी इवन जाता है वो पाइपलाइन से जाता है। जब आप पाइप गैस ख़त्म करेंगे तो आपको कहीं से लिक्विफाइड गैस चाहिए, तो सारे स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर आ गया है, और इतने वेसल्स वगैरह भी अवेलेबल होना कि जो वो पाइप गैस को रिप्लेस करें, इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा, लेकिन एक लुकमा रीजनल स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई, और एक मंसूबा है जिसका नाम है टॉपी। ऑब्वियसली वो टॉप ई तो नहीं है, वो सिर्फ टॉप ही है, टॉप के इधर तक आ टप जाएगा गया ना, वो तो ख़त्म हो गया ना। टापी आप समझें कि नहीं, लेकिन वो तो बहुत छोटा एक रीजन है ना जो अफगानिस्तान से गुजरेगा, बाकी तो तुर्कमेनिस्तान कैन वेरी इजीली कनेक्ट टू पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ कि तुर्कमेनिस्तान को ज़रूरत थी हमारी 92 में, वी वर गैस कंज्यूमर, अफगानिस्तान से लाइन आनी थी। तुर्कमेनिस्तान ने बहुत बड़ी पाइपलाइन बना ली है, तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान चाइना पाइपलाइन, ठीक है, और उनको आज 20 बरस से गैस बेचते हुए हो गए, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ख़त्म हो गई। वो मुल्क ऐसा है कि जो अपने मुल्क को हर चीज़ फ्री देता है, यानी वो जो गैस से उनको रेवेन्यू आता है, उस मुल्क की आबादी इतनी कम है, वहाँ हर चीज़ फ्री है, तो वो और गैस बेच के करेंगे क्या जब हर चीज़ मुफ्त मिल रही है? तो आई डोंट थिंक सो कि अब उनकी इतनी यूटिलिटी है कि वो हमें बेचने में इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, बना लें, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उन्होंने चाइना के साथ मेरे ख्याल में 20 बरस तो उन्हें देते हुए हो गए अब। जी, तो वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो पाइपलाइन के ईरान का है, सो वो सब्जेक्ट टू जाहिर बात है उसमें क्या इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं और बहुत सारी वो बड़े इश्यूज हैं। दूसरा रशिया से है कि रशिया से आप जैसे अब वो पावर साइबेरिया पावर स्ट्रीम 1 चालू हो गई है, वो तकरीबन 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की है। दूसरी पावर साइबेरिया 2 बना रहे हैं, उसको तो वो उस फील्ड से कनेक्ट कर रहे हैं जिसको वो यूरोप से दे रहे थे। डिस्टेंस इज टू लॉन्ग, वी कैन नहीं, हमारा तो बड़ा कम है। आप अगर रशियन बॉर्डर से देखें तो हमारा 300 मील पे तो फासला है। आप नक्शा उठा के देख लें, आपको जो नॉर्थ से वाया चाइना अगर आप लाइन लाएं, आपको 300-400। वज़ीर ख़जाना हमारे जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया पर बयान दे चुके हैं कि अगर सैंक्शन न हो और हमें आज़ादी हो तो फिर हम ख़रीद सकते हैं। अभी तो सैंक्शन, देखिए रशियन सैंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, दे आर द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड विद देम। दोनों में फ़र्क है। ईरान सैंक्शंस वर पार्टली बाय UN, और उसको फिर एक एग्रीमेंट वगैरह के था, और दूसरे ईरान एक छोटा सा मुल्क है जिसका इतना क्लाउट नहीं है। रशिया के साथ तो इस वक्त तकरीबन दुनिया की 65% आबादी खड़ी है। अगर इंडिया उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, तकरीबन पूरा साउथ अमेरिका उसके साथ है, मैक्सिको छोड़ के, शायद मैक्सिको भी हो, तो उसको तो प्रीडोमिनेटली मतलब अददी मुल्कों के हिसाब से छोटे छोटे मुल्क छोड़ दें, तो बड़े मुल्कों में तो सारे उसको पजीराई हासिल है और इतना बड़ा इशू नहीं है वो। और युआन से तो ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, आप युआन में एलसी खोलते हैं। डॉलर ने मना किया ना, आप डॉलर यूरो और इसमें नहीं खरीदें, युआन में खरीदने में तो कोई पाबंदी नहीं है। इंडियन रुपीज़ टू रूबल का सिस्टम बना लिया। नहीं, लेकिन वो तो बैकी एंडरसन पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि अभी तो सैंक्शन, देखिए वो तो ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना। देखिए सिर्फ रशिया ऑयल नहीं है, रशिया ऑयल है, रशिया गैस है, रशिया कोल है, चारों चीज़ 40% डिस्काउंट पे हैं, और हमारा एनर्जी बिल $24 बिलियन है, उस पर आप 40% लगा दें तो 10 बिलियन हमें साल की बचत है। ये तो हमारी चॉइस है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो हमारी चॉइस है। आई थिंक वो कहने का मकसद ये है कि वी डोंट वांट टू बिकम एडिक्टेड टू रशियन ऑयल एंड गैस लाइक यूरोप। नहीं, हम एडिक्ट हो ही नहीं सकते ना, हम एडिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो जहाज़ पे लानी है, 40% सस्ती होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, हमें तो ख़रीदना है ना माल। एडिक्शन तो जब हो जब हम कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन बढ़ा रहे हो कि जी हम उनसे लेके हम एडिक्शन का मतलब तो गैस तो इतनी सस्ती देता था उनको कि आपको पता है जर्मन की प्राइस हमारे से 50% कम थी गैस की, इंपोर्ट की। एक पूरी जैसे आप कह सकते हैं कि वैल्यू चेन जो है या साइकिल जो है उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले एनर्जी मिक्स को स्टडी कर लिया, फिर सोर्सेज को स्टडी कर लिया, न्यू एडिशंस टू पावर जनरेशन या प्रीवियस जो पावर जनरेशन का स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस कर लिया। तो अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि रिफाइनरीज़ के मामलात पर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी की चेन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप स्टेटस समझाइएगा भी कि हमारी रिफाइनरीज़ की क्या पोजीशन है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या ये भरपूर अंदाज के अंदर तैयार हैं, और साथ में ये भी है कि क्या ये वो मयार बरकरार रख सकते हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक सेट किया गया है। देखिए रिफाइनरी तो हमारे यहाँ पाक अरब के बाद कोई नहीं लगी, और बाकी तो आपको पता है कि अर्ली 60s की रिफाइनरीज लगी हुई हैं। जी जी। तो ये ज़्यादातर लाइट क्रूड चलाती हैं। जी जी। स्पेशली जो दोनों पुरानी हैं, तो लाइट क्रूड में ये आपके अरेबियन लाइट चलाती हैं, या जैसे अब रशियन ऑयल के हिसाब से मैं अखबार में कोई खबरें देखी थी कि जी वो शायद चल नहीं सकता, तो रशिया का जो सबसे मेजर ऑयल एक्सपोर्ट है
वो इसकी यूरल ऑयल, वो कौन सा जो इनके माउंटेन रेंज है उसका ऑयल है, तो वो भी लाइट क्रूड है, तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये दूसरे ये नस्ल के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये नस्ल वैसे लफ्ज सही है या आप ऐसे समझ लें कि इसकी जो कंपोजिशन कह लें इसमें इंप्योरिटीज के हिसाब से, जी ग्रेडिंग के हिसाब से लाइट में जो है वो आपका लाइट एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, यानी लाइट क्रूड में आपका डीजल, पेट्रोल और इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, और जो हैवी क्रूड होता है उसमें हैवी एलिमेंट, वैक्स और ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं। हैवी नॉर्मली डिस्काउंट पे होता है, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने ये किया, ये बल्कि ज़ियाउल हक साहब के टाइम के मरहूम के ज़माने में भी ये चल रहा था कि हम रिफाइनरीज़ को बड़ा करें और हैवी ऑयल लें, और उसके बाद हाइड्रो क्रैकर्स लगाएं, और उसके बाद उसको जो लोअर सेगमेंट्स हैं उनको क्रैक करके हम उसको डिस्टिलेट में कन्वर्ट करके हमारी कॉस्ट बहुत बचेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो जो रिफाइनरी है वो हमारे मुल्क की आधी ज़रूरत के मुताबिक है, हार्डली आधा तो हम बनाया डीजल, पेट्रोल और ये सब कहते हैं ना कि फीजिबल ज़्यादा पाकिस्तान को रिफाइंड ऑयल खरीदना है। नहीं, ये फीजिबल नहीं है, फीजिबल तो कोई नहीं है इस वक्त। तो दुनिया में एवर हाईएस्ट रिफाइनिंग मार्जिन होंगे, कभी ज़िंदगी में रिफाइनरियों ने ये मार्जिन नहीं देखे जो इस वक्त है। तो इस वक्त तो ये आप समझे ना कि इस वक्त डीजल का मार्जिन जो है वो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली हाई है, कभी इससे ज़्यादा डीजल नहीं था। अच्छा, आप जैसे रशिया से भी बात हो रही थी कि ऑयल ना खरीदें, आप डीजल ही खरीद लें तैयार, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, उसमें तो कोई रिफाइनरी नहीं है। आपकी सुई वहाँ क्यों अटक गई? एक दफ़ा इन्होंने बोल दिया कि वो फिजिबल अब उस हिसाब से नहीं है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन के देखिए, ये तो खरीदना ना खरीदना ये तो हुकूमत का फैसला है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये तो हुकूमत जाने, उसका काम जाने। हम ऐसा मतलब एक हाईलाइट तो कर सकते हैं, हाँ ठीक है हमें इतने अरब बच जाएंगे, हम नहीं बचा रहे, वो हमारी मर्जी है, हो सकता है इससे बड़े रीज़न हो, कोई और मजबूरी हो। उन्होंने कहा है कि साहब देखें, उन्होंने कहा है कि हम मफरूज़े की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, अभी तक इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो वाजे किया उन्होंने बेकी एंडरसन के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने कहा इसके बारे में कोई चीज़ वाजे नहीं है कि वो हमें बेचेंगे सस्ता या नहीं। हमने तो भाई आपने पूछा है उससे, उनसे पूछा है आपने, कोई खत वत लिखा? नहीं, अब तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया ना। उन्होंने बताया कि अब यूक्रेन सिचुएशन के बाद बताया कि जी डॉलर में हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक है, डॉलर ने बैन किया हुआ है, आप युआन में ट्रेड कर लें। युआन की ट्रेड तो पूरी दुनिया आपका छोटे छोटे मुल्क ले रहे हैं, श्रीलंका ने आपका खैर डॉलर में लिया होगा, उसने ऑलरेडी युआन में ले लिया, तो इतना मतलब बिलियंस का है। और बहरहाल अब ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारा तो हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं कि भाई इस वक्त हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है, और फ्रॉम 10th लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया, वॉर के बाद वो उसका सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर हो गया, उनकी सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया, और मेरे ख्याल में चंद दिनों में फर्स्ट ही हो जाएगा जिस हिसाब से। तो ना सिर्फ उन्होंने बल्कि LNG भी उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी शिफ्ट की है, और कोल तो तकरीबन उन्होंने सारा ही उनसे ख़रीदना शुरू कर दिया। देखिए, इंडियंस कैन mess with the world because right now their economic situation is different from ours. We are already facing a problem where we have to take a diktat. क्योंकि मेरी बात सुनिए, नहीं मैंने मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूं, आप 10 अरब डॉलर जो है वो दूसरों की ख्वाहिश पे ज़ाया कर दें तो आप डिक्टेशन ही लेते रहेंगे। आप 10 अरब आज बचा लें, आप डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप 10 अरब ज़ाया करें, आप उनसे कहें कि भाई हम आपकी ख्वाहिश पे अमल कर रहे हैं, हम रशिया से नहीं ले रहे, हमें 10 अरब डॉलर दे दें, हमारा नुकसान तो पूरा करें। ईरान से गैस नहीं लो, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? कम से कम फ़र्का तो मांगे कभी कि भाई हम आपकी फरमाइश कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपका हुक्म मान रहे हैं, तो हुक्म के पैसे तो दे दो। तोहफा ये कौन से मिल रहे हैं ना, तोहफा गरीब क्यों दे तोहफा? अमीर दे ना तोहफा। भाई अमीर की बात मान रहे हैं तो अमीर के कुछ बख्शिश तो दे हमें। नहीं देखिए, मैं आपके साथ आर्गू करता हूँ, उनके जो कह रहे हैं आर्गू करता हूँ। देखिए बेसिकली बात ये है कि आपको वहाँ से दरवाज़ा खोल दिया ना, आप गए, आपने कहा या शेख इधर तो देख, उसने कहा ठीक है हम दे देते हैं आपको इतना, आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे दी, देखो आपको डिपॉजिट रखवा दिया, और आपको क्या चाहिए? तो कर्जा है ना भाई, वो तो डिपॉजिट अगले साल वापस मांग लेंगे, ये तो सेविंग है, सेविंग और डिपॉजिट में फर्क होता है। खैर क्वेश्चन दे दिया, चलें टेक्सटाइल पे रहो। हाँ, टेक्सटाइल पे आ जाए, फिर वो बड़ी सियासतदान तो नहीं हूँ मैं, नहीं तो अब इसके अंदर सारी बातें करके फिर सियासतदान नहीं हूँ। वो तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अब हम ये आ जाएं कि जो हमें टेक्सटाइल में है वो पिछले 3 साल में ना बहुत एक्सपेंशन हुई है, और उसमें ये बात साबित हो गई कि जो रीजनली कंपेटिटिव रेट, जो हम लोग रोते रहते थे कि भाई हमारी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, जब रीजनल कंपेटिटिव रेट देखा तो आपने देखा कि मशरूम की तरह माशाल्लाह ग्रोथ हुई है, और वन ऑफ द टेक्सटाइल। तो अब मौजूदा हुकूमत के लिए जो 2 चैलेंज होंगे, वो एक तो ये कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रखना, और जो मेरे हिसाब से कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ, अब ठीक है दुनिया बदल गई है, अगर आप 6 सेंट नहीं तो अब वॉट एवर जो भी है, अब जो नॉन टेक्सटाइल है ना वो आपके बड़े खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा है कि इन्होंने किए फुल मज़े,
ये जो नहीं सुन तो लें, उनका पर्सपेक्टिव तो सुन लें। पर्सपेक्टिव मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, नहीं उनमें से कितनों ने आके टीवी पे कहा कि जी ये चीज़ें गलत हुई, ये मुआहदे गलत हुए? नहीं, उन्होंने कहा हमको भी दो। नहीं, ये नहीं, उन्होंने कहा देखो इनको दिया, हमको भी दो। ये तो सबने कहा टीवी पे आके। किसने? भाई हर इंडस्ट्री ने आगे कहा, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल को दे दिया, हमको भी दो। नाराजगियां हमने ली। हमने आके कहा कि जी ये IPP मुआहदे गलत हुए हैं, ये 18 सेंट का गलत हुआ है, नाराजगियां हमारी, और वो हलवा वो भी खाएं। वो आए ना, ज़रा तनकीद करें, पहले वो बनाएं, डेटा आए, शेयर करें कि जी हमें क्यों महंगा खरीदें हम। वो कहते हैं वाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज ओनली, वाई टेक्सटाइल ओनली, वाई वो बोलते हैं डोमेस्टिक GDP कंट्रीब्यूशन इज हायर देन एक्सपोर्ट GDP कंट्रीब्यूशन। देखिए डोमेस्टिक को तो प्रोटेक्शन भी है ना, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि पूरे मुल्क का एनर्जी स्ट्रक्चर ही ठीक होना चाहिए। हमारा एनर्जी स्ट्रक्चर जो है वो अनकम्पिटिटिव क्यों हो? हमारे तो हमने गलत खरीद लिया ना। EDF बेनिफिट, फाइनेंसिंग बेनिफिट, वो कह रहे हैं यार ये तो टेक्सटाइल के, तो हम अपना कारोबार बंद करें, हम भी टेक्सटाइल खोल लें। किसी ने मना किया? कोई जारादारी है? नहीं, हम तो गवर्नमेंट तो चाहती यही है, आप एक्सपोर्ट में आप मत करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप करें, एक्सपोर्ट लगाएं, बिस्मिल्लाह गारमेंट फैक्ट्री। सुबह किसने मना किया? तो अब जो हमारे इश्यूज हैं वो मेजर एनर्जी के हैं कि ये हमारा 30 तारीख को टैरिफ एक्सपायर हो रहे हैं, उसका हमें कोई अभी तक विजन नहीं मिला। कि एक तो खैर हमें 5 साल की पॉलिसी मिल जानी चाहिए थी, जो पहले पिछली गवर्नमेंट ने कई दफ़ा किया, मगर बहरहाल उन्होंने हर साल उसको मेंटेन तो रखा जो कमिटमेंट था। मगर अब ये 30 जून के बाद एक मतलब ब्लैक होल है कि जी हमारे साथ होने क्या जाना है। तो ये एक इसकी क्लैरिटी। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन आपकी बढ़ी, बहुत आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके दिखाया, हर चीज़ की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 31 बिलियन और ये 33 की प्रोजेक्शन की जो आप शायद नहीं हो सकेगी। और वॉल्यूम भी काफ़ी एक्सपोर्ट, वॉल्यूम बढ़ा, और इसी तरीके से अब रेमिटेंस भी बढ़े, सब चीज़ बढ़ी है। यानी उस हिसाब से यू हैव इन अ वे क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन विद इन द इकोनॉमी, इन द सेंस के जो मरात मिली। असल फेज तो अब आ रहा था। देखिए जो आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जो अब एनर्जी और तमाम चीज़ों के इंतज़ार में है, टैरिफ्स के और हर चीज़ के, जो पिछली गवर्नमेंट से भी अब हमारा लास्ट 6 महीने में डिबेट था, वो ये कि भाई नए के कनेक्शंस किस तरह होंगे, उनको एनर्जी सप्लाई कैसे मिलेगी, किस तरह होगा, वो फेज़ में आ गए थे हम। वो हम मतलब टेक ऑफ कर चुके थे। अब तो ये बात हो रही थी कि जी कितने एल्टीट्यूड पे उड़ना है, क्या उड़ना है, क्या स्पीड रखनी है, ये हो रहा था। तो सडनली पता चला कि जहाज ज़मीन पे पड़ा हुआ है। आई थिंक दोबारा से दे मेक यू सिट विद देम ऑन द ड्राइंग बोर्ड। आई होप सो, इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि इनकी अप्रीहेंशन है कि इस महीने के आखिर में टैरिफ अब हो सकता है मुमकिना तौर पर तब्दील हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो इनके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मैं चाहूँगा सर इससे आगे बात लेकर चलें। जी देखिए, एक चीज़ फंक्शनल साबित हो गई कि जब टैरिफ सही मिला तो इंडस्ट्री ने न सिर्फ परफॉर्म किया, बल्कि उसको आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखा। एंड आई थिंक सो कि अब सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि जो चीज़ सही चल रही हो आप उसे डिस्टर्ब ना करें। तो वी हैव ऑल द होप्स कि ये टैरिफ किसी ना किसी मतलब तरीके से फॉर्म में हो। दूसरे, हमें लास्ट टाइम LNG में बड़ी तकलीफ़ हुई थी और गैस में। होपफुल कि इस दफ़ा ये सर्दियों की तैयारी पूरी हो कि पिछली वाली तकलीफ़ ना हो। लास्ट ईयर वाज क्वाइट मतलब गैस में हमें बहुत तकलीफ़ हुई, और जिन जगह बिजली नहीं थी कम से कम कोई प्रायोरिटी सेट करते कि जी इस आदमी के पास बिजली अवेलेबल नहीं है और इसको बिजली वालों ने कह दिया है कि आपको 2 साल नहीं मिल सकती, ग्रिड में जगह नहीं है, तो उनको गैस में कोई ना कोई सोल्यूशन करना चाहिए था। वो माइक्रो लेवल की सेटलमेंट पिछले साल मतलब लास्ट सीज़न नहीं हुई, उससे भी थोड़ा हुआ है। दूसरे, अब थोड़ा सा चूँकि बाहर आपको पता है कि ये सारे वॉर की वजह से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत आए, तो उसमें अब देखते हैं कि टेक्सटाइल की कंजम्पशन क्लोथिंग वगैरह की क्या रहती है। तो ये मे के फिगर से पता चले कि मुझे तो लगता है कि मे के फिगर थोड़े डिसअपॉइंटिंग आएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। जो 25-26 हो रही थी शायद वो ना हो, शायद रेमिटेंस में भी ये रिफ्लेक्ट हो। अभी इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है और कुछ कोशिश ये की जा रही है कि एक्सपोर्टरों को भी नुकसान ना हो, धीरे धीरे डॉलर की कदर में कमी आएगी। ये डॉलर की कदर में इजाफा या इसमें कमी से एक्सपोर्टर्स के कारोबार पे क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, हमारी तो हर चीज़ डॉलर में है। मतलब हमारा 9 सेंट की बिजली है, ये सिर्फ हमारा अपना सरमाया कम हो जाता है, जो हमने पैसे लगाए हैं वो डॉलर में कम हो जाते हैं। और एक वेजेस हैं जो समझे आप रुपए में है, हमारा अपना पैसा और वेजेस ये रुपए में, बाकी तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ डॉलर में। सिर्फ लोकल गैस है वो आप कह सकते हैं कि इसमें है रुपए में, बाकी तो हर चीज़ डॉलराइज है। तो वो डॉलर का इम्पैक्ट तो मोर और लेस शॉर्ट टर्म ही आता है। फिर मेजर ये है कि लोगों ने अक्सर फॉरवर्ड बेचा हुआ होता है,
अब जो थोड़ा सा मसला आएगा वो ये आ सकता है कि जो बाहर डिमांड अगर वक्ती तौर पे कम हो, एक तो खैर पॉजिटिव बात ये है कि इंडिया में भी तकरीबन इस वक्त 1/3 रुई अवेलेबल नहीं है। जो अगर साल के पीछे देखें तो नेक्स्ट 5 मंथ्स इंडिया में आधी रुई है बमुश्किल, तो वहाँ पे भी बहुत क्लोजर्स हो रहे हैं, इधर भी रुई की शॉर्टेज की वजह से हो रहे हैं। तो ये रिटेलर्स भी प्राइस के लिए पुश कर रहे हैं, तो ये अब नेक्स्ट 15-20 दिन में पता चल जाएगा। अगर लकीली मतलब सप्लाई साइड का ज़्यादा इम्कान है इस दफ़ा जीतने का, क्योंकि जब कोई चीज़ है नहीं तो आप उसको पुश नहीं कर सकते डाउनवर्ड। तो अगर वो 10-15% मिल गए तो वो हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। अगर वो जीत गए तो फिर और प्रॉब्लम थोड़े से इंडस्ट्री के लिए बढ़ेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी देयर हैव बीन मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन द टेक्सटाइल मिल्स विज़-अ-वी एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड डायरेक्ट नए यूनिट लगे, बहुत लगे। तो उसका रिटर्न हमें कितने अरसे में दिखाई देता है? वही तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनके अभी नए कनेक्शंस के वही इशूज़ खड़े हैं कि उनको नए कनेक्शन से इस वक्त कम से कम 20-30 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो तैयार खड़े हैं कि जिनको अब पता नहीं कि गैस बिजली कैसे मिलेगी, किस टैरिफ पे है, उनके टैरिफ का स्ट्रक्चर का जो प्रोसेस है। सी ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर सच कंपनीज, सम पीपल आर डूइंग इट, ये क्या है? नहीं, बड़ा मैसिव है। ऑल्टरनेटिव में देखिए जो सबसे आसान है वो सोलर है, क्योंकि विंड हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो सोलर में आप जो मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकते हैं वो अपना 20 लोग ले रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोग बड़े मैसिव पैमाने पे ले रहे हैं। हाँ, वही मैं देखा। मगर वो आपका 10-5%, 15%, 20%, उसमें जगह भी चाहिए होती है। मतलब 1 मेगावाट के लिए मतलब पूरा यूनिट उस पर नहीं शिफ्ट हो सकता। नहीं, हो जाता है मतलब फॉर 3-4 आवर्स। तो आप जब डे पे हिसाब करेंगे तो आप 20% से 18 to 20 आप बस रहते हैं, उससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते। ये आपकी कैलकुलेशन, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन अचीव टिल नाउ। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा अभी मैसिव स्केल के ऊपर लोग इस पर कन्वर्ट हुए हैं, मैसिव हो रहे हैं। देखिए अब मसला ये है कि अब जैसे किसी को गैस आ रही थी, उसको आ रही थी 2 MMFD, अब वो घट के आ ही रही है 1.2 या 1.6, तो उसने ये किया कि दिन में सोलर लगा लिया कि जी दिन की मेरी गैस ही बच जाए तो कुछ शाम तक के लिए बच जाती है, तो वो इस्तेमाल कर लेता है। नहीं तो कॉस्ट फैक्टर में जी कॉस्ट तो बहुत इकोनॉमिकल है। ये इसमें भी इत्तेफाक से ये है कि अमेरिकन ने चाइनीज़ सोलर पे जो है वो प्रिन्यूवेटिव ड्यूटीज़ लगा दी थी, तो वो बड़ा सस्ता हो गया और बड़ा बल्क मिल रहा है। मेरे ख्याल 4 सेंट तकरीबन आप समझिए पर किलोवाट का रेट है इस वक्त, तो विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट, और इसका 2-2.5 साल का पे बैक है। गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छी स्कीम दी हुई है अल्टरनेट एनर्जी की। तो बल्कि मेरी मिफ्ता साहब से बात भी हुई थी, मैंने बताया था कि इसमें सीलिंग में, तो उन्होंने उसको अश्योर किया था कि यू विल ऑल गेट, जितना जिसको चाहिए मिलेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, आप शो में शामिल हुए। तो की थोड़ी सी रह जाती है वो इस वजह से, ताकि अगली दफ़ा कोई और मौज़ूआत हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।